क्या बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अब नीतीश कुमार की याद आने लगी? क्या सरकार के मुखिया के पद से नीतीश के हटते ही अब सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी को यह एहसास हो रहा होगा बीजेपी में रहते हुए अपने मुताबिक सरकार चलाना आसान नहीं है? क्या सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार का सियासी तौर पर एक्टिव होना जरूरी है? दोस्तों, बिहार की राजनीति से जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ सरकार बनने की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता के भीतर चल रही असली ताकत की लड़ाई को भी उजागर करती है। सवाल सीधा है, क्या मुख्यमंत्री बनने के बावजूद सम्राट चौधरी के हाथ में पूरा नियंत्रण है या फिर असली रिमोट अब भी कहीं और है? नीतीश कुमार जब थे भले ही तमाम तरह के दावे किए जाते रहे हों, लेकिन फैसले लेने का रिमोट उन्हीं के पास रहा। अब देखिए, बीजेपी ने बिहार को चेहरा जरूर दे दिया, लेकिन उस चेहरे को अधिकार नहीं दिया। सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बीजेपी का हो गया, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री के पास फैसले लेने की कितनी ताकत आई, उसी से कहानी शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। दोस्तों, सम्राट चौधरी बिहार के सम्राट तो हो गए, लेकिन ऐसा लगता है बिहार पर डिसीजन दिल्ली से ही तय होगा, या कहिए लिया जाएगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह है, साथ में आखिरी तक बने रहिएगा तो पूरी कहानी समझ जाएंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक नई कहानी शुरू हुई है। ये एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि सम्राट चौधरी अभी पूर्ण मुख्यमंत्री नहीं, बल्कि सीमित अधिकार वाले मुख्यमंत्री हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि सम्राट चौधरी ने अपनी तरफ से मंत्रियों की एक लिस्ट तैयार की, दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी। इस लिस्ट में उन्होंने पिछली सरकार के मंत्रियों के कामकाज और परफॉर्मेंस का आधार बनाया था, यानी उनका फोकस प्रशासनिक दक्षता पर था, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का फोकस कुछ और ही निकला। यहीं पर पहली बार ये बात सामने आई कि क्या बिहार अब दिल्ली के आदेश पर चलेगा, जो दावा प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव जैसे नेता पहले ही करते आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी ने मंत्रियों की जो लिस्ट दिल्ली केंद्रीय नेतृत्व को भेजी थी, उस पर उन्होंने मोहर नहीं लगाई। अब सवाल है क्यों? क्योंकि उस लिस्ट में सामाजिक और राजनीतिक संतुलन का वो फॉर्मूला नहीं था जो बीजेपी का हाईकमान चाहता है। मतलब साफ है, फैसला लेने का अधिकार अभी भी पूरी तरह मुख्यमंत्री के पास नहीं है। अब जरा बीजेपी के अंदर की स्थिति समझिए। प्रदेश बीजेपी इस समय एकजुट नहीं है, बल्कि कई गुटों में बटी हुई नजर आ रही है। सबसे बड़ा गुट माना जाता है नित्यानंद राय का, दूसरा गुट है विजय कुमार सिन्हा का, तीसरा खुद सम्राट चौधरी का, और चौथा गुट उभर रहा है नितिन नवीन के इर्द गिर्द। इन सभी गुटों की अपनी अपनी राजनीतिक जमीन है, अपने समर्थक हैं, और सबसे अहम अपने अपने मंत्री बनाने की महत्वाकांक्षा है। अब सोचिए, ऐसे माहौल में मुख्यमंत्री कितना स्वतंत्र होकर फैसला ले सकता है? यही वजह है कि मंत्रियों की सूची सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि गुटबाजी के गणित में फंस गई है। हर गुट चाहता है कि उसके ज्यादा से ज्यादा लोग मंत्री बने, और यही खींचतान सम्राट चौधरी की ताकत को सीमित कर रही है। अब बात करते हैं उस नाम की जो इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा चर्चा में है, विजय कुमार सिन्हा। उनका वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि कमांडर के निर्देश और गठबंधन धर्म के तहत सम्राट चौधरी का नाम आगे बढ़ाया गया। इस बयान ने साफ कर दिया कि फैसले का केंद्र कहीं और है, यानी मुख्यमंत्री का चयन भी पूरी तरह स्वतंत्र निर्णय नहीं था। इतना ही नहीं, कई मौके पर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच मंच से लेकर विधानसभा तक तनातनी भी सामने आई है। अब ये टकराव सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रह गया है, बल्कि इसे भूमिहार समाज की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। और यही कारण अब सबसे बड़ा सवाल बन गया है, विजय कुमार सिन्हा को कैसे एडजस्ट किया जाए? क्या उन्हें कोई बड़ा और प्रभावशाली विभाग दिया जाएगा, या फिर उन्हें फिर से राजस्व एवं भूमि सुधार जैसा अहम मंत्रालय सौंपा जाएगा, जहां उनकी छवि एक सख्त और भ्रष्टाचार विरोधी नेता की बन चुकी है? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि बिहार में सत्ता का असली संतुलन क्या होगा। दोस्तों, पूरी तस्वीर को जोड़कर देखिए। मुख्यमंत्री है लेकिन मंत्री नहीं, लिस्ट है लेकिन मंजूरी नहीं, सरकार है
लेकिन नियंत्रण बटा हुआ है। यानी जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। तो क्या बिहार में डबल इंजन सरकार के भीतर ही दो इंजन अलग अलग दिशा में चल रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी को सिर्फ चेहरा बनाकर रखा गया है, जबकि असली फैसले दिल्ली में लिए जा रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस अंदरूनी खींचतान का असर बीजेपी पर पड़ रहा है? क्योंकि राजनीति में एक बात हमेशा सच रहती है, अगर सत्ता के अंदर ही असंतुलन हो तो बाहर जनता उसे देर सवेर जरूर महसूस करती है। इस बीच सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार एक्शन मोड में है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देश रतन मार्ग पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई। मुलाकात के दौरान सभी नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखे। माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप और सरकार में एनडीए के सभी दलों की भूमिका पर नेताओं के बीच चर्चाएं हुई। तो क्या जो लिस्ट सम्राट चौधरी ने तैयार कर दिल्ली बीजेपी के आला नेताओं को भेजी थी, वो लिस्ट नीतीश कुमार के प्रभाव की थी? तभी तो उस लिस्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद नीतीश कुमार सीधे मिलने के लिए सम्राट चौधरी के पास पहुंच गए। हालांकि दावा किया जा रहा है कि यह शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात को सिर्फ एक शिष्टाचार बैठक मानना मेरे अनुसार से थोड़ा मासूम नजरिया हो सकता है। जबकि बिहार की मौजूदा सियासत को देखते हुए इसके पीछे कई परतें हो सकती हैं और हर परत सत्ता के समीकरण से जुड़ी है। अभी जिस तरह से मंत्रियों की सूची अटकी हुई है और बीजेपी के अंदर ही गुटबाजी की चर्चा है, ऐसे में नीतीश कुमार ये समझना चाहते होंगे कि सम्राट चौधरी की वास्तविक स्थिति क्या है। क्या वो पूरी तरह फैसले लेने की स्थिति में है या फिर उन्हें भी दिल्ली से हरी झंडी का इंतजार है? नीतीश कुमार हमेशा सियासी मौसम वैज्ञानिक माने जाते रहे। जब भी बीजेपी के भीतर खींचतान बढ़ती है वो सक्रिय हो जाते हैं। ये मुलाकात एक तरह से उसी आकलन का हिस्सा हो सकती है। क्या बीजेपी एकजुट है या अंदर से दरार बढ़ रही है? अगर बीजेपी के भीतर असंतुलन बढ़ता है और सम्राट चौधरी मजबूत स्थिति में नहीं दिखते तो नीतीश कुमार भविष्य के समीकरणों के लिए जमीन तैयार कर सकते हैं। ये मुलाकात एक तरह से डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल बनाए रखने की कोशिश भी हो सकता है। अगर बिहार में सत्ता के फैसले पूरी तरह बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से प्रभावित हो रहे हैं तो नीतीश कुमार ये सुनिश्चित करना चाहेंगे कि उनकी भूमिका और प्रभाव कम ना हो। इसलिए सम्राट चौधरी से सीधी बातचीत कर वो ये संदेश भी दे सकते हैं कि राज्य की राजनीति में उनकी अनदेखी आसान नहीं होगी। आखिर में सबसे अहम बात, ये मुलाकात सामान्य कम और मैसेज देने का जरिया ज्यादा है। संकेत इस बात का कि बिहार में सत्ता सिर्फ दिखने में जितनी सरल लगती है उतनी है नहीं। संकेत इस बात का कि मुख्यमंत्री कोई भी हो, असली खेल अब भी बैकग्राउंड में चल रहा है। और संकेत इस बात का भी कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।